Complete Organizational Structure of the Indian Army Commands to Platoon Defense Information for SSB। नमस्कार फ्यूचर ऑफिसर्स। कल्पना कीजिए कि इंडिया की वेस्टर्न बॉर्डर पर अचानक मिलिट्री टेंशन बढ़ जाती है। थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स मूवमेंट में आ जाते हैं, टैंक्स फॉरवर्ड एरियाज की तरफ बढ़ने लगते हैं, आर्टिलरी गन्स अपनी पोजीशंस ऑक्यूपाई कर लेती हैं और एयरफोर्स भी अलर्ट मोड में आ जाती है। अब एक सवाल सोचिए, इतनी बड़ी आर्मी को कंट्रोल कौन करता है? क्या दिल्ली से एक ही ऑफिसर लाखों सोल्जर्स को डायरेक्ट कमांड देता है? बिल्कुल नहीं। इंडियन आर्मी एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड फोर्स है जहां हर लेवल की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना कमांडर और अपना ऑपरेशनल रोल होता है। इसी क्लियर चेन ऑफ कमांड की वजह से इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे प्रोफेशनल आर्मीज में से एक मानी जाती है। आज के एपिसोड में हम समझेंगे कि कमांड से लेकर कॉर्प्स, डिवीजन, ब्रिगेड, बटालियन, कंपनी और प्लेटून तक पूरी आर्मी का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। अगर आप सीडीएस, एनडीए, एफकैट या एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। Why does the Indian Army have different commands? सबसे पहले एक बेसिक बात समझते हैं। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है। हमारी लैंड बॉर्डर्स पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ लगती हैं। हर बॉर्डर की जियोग्राफी और सिक्योरिटी चैलेंजेस अलग हैं। पाकिस्तान बॉर्डर पर डेजर्ट वॉरफेयर की रिक्वायरमेंट हो सकती है, जबकि चाइना के साथ हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन वॉरफेयर की। नॉर्थ ईस्ट में डेंस फॉरेस्ट और इंसर्जेंसी का चैलेंज हो सकता है, जबकि सदर्न इंडिया में कोस्टल सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक्स का महत्व अलग होता है। इसी वजह से पूरी इंडियन आर्मी को एक ही हेडक्वार्टर से डायरेक्ट कंट्रोल करना प्रैक्टिकल नहीं है। इस समस्या का समाधान है आर्मी कमांड्स। कमांड एक बहुत बड़ा मिलिट्री फॉर्मेशन होता है जो एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया की सिक्योरिटी और मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हर कमांड का अपना हेडक्वार्टर्स होता है और उसका कमांडर अपने एरिया में आर्मी की ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस और डिप्लॉयमेंट को कंट्रोल करता है। WHO कमांड्स एन आर्मी कमांड। हर आर्मी कमांड का कमांडर एक सीनियर मोस्ट फील्ड ऑफिसर होता है, जिसे जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ या शॉर्ट फॉर्म में GOC-in-C कहा जाता है। ये ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का होता है। ये अपने ऑपरेशनल एरिया के अंदर आने वाली सभी मिलिट्री फॉर्मेशंस को कमांड करता है और आर्मी हेडक्वार्टर्स के स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस को ग्राउंड लेवल पर लागू करता है। कमांड हेडक्वार्टर्स में एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स की एक पूरी टीम होती है जो ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस, लॉजिस्टिक्स, मैन पावर और प्लानिंग को मैनेज करती है। इस तरह आर्मी हेडक्वार्टर स्ट्रेटजी बनाता है और कमांड्स उस स्ट्रेटजी को अपने ऑपरेशनल एरिया में लागू करते हैं। How many commands does the Indian Army have? ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अनुसार इंडियन आर्मी को जियोग्राफिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से अलग अलग कमांड्स में डिवाइड किया गया है। नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर्स उधमपुर में है और ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरियाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालता है। वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर्स चंदी मंदिर में है और ये पाकिस्तान बॉर्डर के एक बड़े हिस्से को कवर करता है। सेंट्रल कमांड लखनऊ से ऑपरेट करता है और सेंट्रल सेक्टर की ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालता है। ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर्स कोलकाता में है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सदर्न कमांड पुणे में लोकेटेड है और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया की मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन और ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस देखता है। साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर में है और वेस्टर्न डेजर्ट सेक्टर में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ट्रेनिंग कमांड शिमला में स्थापित किया गया था, जिसका प्राइमरी फोकस आर्मी की ट्रेनिंग और डॉक्ट्रिन डेवलपमेंट था। आज ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म्स के बाद ट्रेनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर्मी ट्रेनिंग कमांड के मॉडर्न स्ट्रक्चर के माध्यम से हैंडल की जाती हैं। ये समझना जरूरी है कि कमांड सिर्फ मैप पर बनी बाउंड्रीज नहीं है, ये ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से ऑर्गेनाइज की गई मिलिट्री फॉर्मेशंस हैं। व्हाट इज अ कोर? अब मान लीजिए कि एक कमांड के एरिया में किसी स्पेसिफिक सेक्टर में मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है। क्या कमांड हेडक्वार्टर सीधे हर बटालियन को कमांड करेगा? नहीं। इसके बीच एक और लेवल होता है जिसे कॉर्प्स कहा जाता है। कॉर्प्स को कोर प्रोनाउंस किया जाता है, कॉर्प्स नहीं। एक कॉर्प्स आर्मी का बहुत बड़ा फील्ड फॉर्मेशन होता है जो सामान्यतः 2 या 3 डिविजन्स को कमांड करता है। हर कॉर्प्स का कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का ऑफिसर होता है, जिसे जनरल ऑफिसर कमांडिंग कॉर्प्स कहा जाता है। कॉर्प्स का काम होता है अपने ऑपरेशनल सेक्टर में लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशंस की प्लानिंग करना और मल्टीपल डिविजन्स के प्रयासों का कोऑर्डिनेशन करना। अगर किसी वॉर में एक पूरे सेक्टर में ऑफेंसिव ऑपरेशन लॉन्च किया जाए तो उसकी प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन कॉर्प्स लेवल पर होती है। व्हाट इज अ डिवीजन? अब हम एक लेवल और नीचे आते हैं। कॉर्प्स के अंडर होती है डिवीजन। डिवीजन को बैटलफील्ड का प्राइमरी ऑपरेशनल फॉर्मेशन माना जाता है। एक डिवीजन को मेजर जनरल कमांड करता है। मेजर जनरल को 2 स्टार जनरल भी कहा जाता है। डिवीजन के हेडक्वार्टर्स में प्लानिंग स्टाफ, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट्स और ऑपरेशंस ऑफिसर्स होते हैं जो पूरे फॉर्मेशन का कोऑर्डिनेशन करते हैं। हर डिवीजन अपने टेरेन और रोल के हिसाब से स्पेशलाइज भी हो सकती है। जैसे माउंटेन डिवीजन माउंटेनस टेरेन में ऑपरेशंस के लिए ट्रेंड होती है। इन्फेंट्री डिवीजन प्लेन्स और मिक्स्ड टेरेन में ऑपरेट करती है। आर्मर्ड डिवीजन टैंक्स और मैकेनाइज्ड वॉरफेयर के लिए होती है। आर्टिलरी डिवीजन फायर सपोर्ट उपलब्ध कराती है। इसका मतलब हर डिवीजन का रोल उसकी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से तय होता है। व्हाट इज अ ब्रिगेड? डिवीजन के अंदर अगला फॉर्मेशन होता है ब्रिगेड। एक ब्रिगेड को ब्रिगेडियर कमांड करता है। ब्रिगेडियर इंडियन आर्मी का पहला फ्लैग रैंक ऑफिसर होता है।
फ्लैग रैंक का मतलब होता है कि उस ऑफिसर को अपने हेडक्वार्टर्स और ऑफिशियल व्हीकल पर अपना कमांड फ्लैग डिस्प्ले करने का अधिकार होता है। एक ब्रिगेड सामान्यतः 3 या 4 बटालियन से मिलकर बनती है, लेकिन सिर्फ इन्फेंट्री ही नहीं होती। मिशन के हिसाब से ब्रिगेड के साथ आर्टिलरी, इंजीनियर्स, सिग्नल्स और लॉजिस्टिक्स यूनिट्स भी अटैच की जा सकती हैं। बैटलफील्ड में ब्रिगेड का काम होता है मल्टीपल बटालियंस को एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए कोऑर्डिनेट करना। व्हाट इज अ बटालियन? अब हम इंडियन आर्मी की सबसे महत्वपूर्ण फाइटिंग यूनिट पर आते हैं, बटालियन। अगर इन्फेंट्री आर्मी की बैकबोन है तो बटालियन उस बैकबोन की ऑपरेशनल यूनिट है। एक इन्फेंट्री बटालियन को कर्नल कमांड करता है। यही वो फॉर्मेशन होती है जो एक्चुअल बैटलफील्ड में एनिमी के अगेंस्ट फिजिकल कॉम्बैट कंडक्ट करती है। बॉर्डर पर डिप्लॉयमेंट हो, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन हो या कन्वेंशनल वॉर, सबसे ज्यादा एक्शन बटालियन लेवल पर ही होता है। हर बटालियन के अंदर कंपनीज होती हैं। हर बटालियन का अपना नाम, हिस्ट्री, ट्रेडिशंस और आइडेंटिटी होती है, जैसे 2 राजपूत, 5 गोरखा राइफल्स या 16 सिख रेजिमेंट। यहां एक महत्वपूर्ण बात समझिए, रेजिमेंट और बटालियन एक ही चीज नहीं होते। रेजिमेंट एक ट्रेडिशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन होती है, जबकि बटालियन ऑपरेशनल फाइटिंग यूनिट होती है। इसी कंफ्यूजन पर एसएसबी में सवाल पूछा जा सकता है। व्हाट इज अ कंपनी? बटालियन के अंदर कंपनीज होती हैं। एक कंपनी को मेजर या सीनियर कैप्टन कमांड कर सकता है। कंपनी बैटलफील्ड में एक इंडिपेंडेंट टैक्टिकल टास्क परफॉर्म कर सकती है। ये बटालियन और प्लेटून के बीच की कड़ी होती है। व्हाट इज अ प्लेटून? कंपनी के अंदर होती है प्लेटून। प्लेटून इंडियन आर्मी की सबसे महत्वपूर्ण जूनियर लीडरशिप लेवल फॉर्मेशन है। एक प्लेटून को सामान्यतः लेफ्टिनेंट या जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर कमांड करता है, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एक प्लेटून के अंदर लगभग 30 से 40 सोल्जर्स होते हैं। यहीं से एक यंग कमीशन्ड ऑफिसर अपनी लीडरशिप जर्नी शुरू करता है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी या ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से पास आउट होने के बाद एक यंग लेफ्टिनेंट को अक्सर प्लेटून कमांडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। इसी लेवल पर ऑफिसर अपने सोल्जर्स के साथ रहता है, उनकी ट्रेनिंग करता है, डिसिप्लिन बनाए रखता है और बैटलफील्ड में उनका लीडरशिप करता है। आर्मी में लीडरशिप का असली टेस्ट इसी लेवल से शुरू होता है। व्हाट आर कॉम्बैट आर्म्स? अब तक हम स्ट्रक्चर समझ चुके हैं, लेकिन आर्मी सिर्फ इन्फेंट्री से नहीं बनती। ब्रॉडली देखा जाए तो इंडियन आर्मी 3 कैटेगरीज में डिवाइड होती है: कॉम्बैट आर्म्स, कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स और सर्विसेज। आज हम सिर्फ कॉम्बैट आर्म्स को समझेंगे। कॉम्बैट आर्म्स वे ब्रांचेस होती हैं जो डायरेक्टली एनिमी के साथ कॉम्बैट करती हैं। इसमें इन्फेंट्री, आर्मर्ड कॉर्म्स और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री सबसे महत्वपूर्ण है। यही फ्रंटलाइन फाइटिंग फोर्स होती हैं। इनका काम एनिमी को एंगेज करना, टेरिटरी कैप्चर करना और बैटलफील्ड में डिसाइसिव एक्शन लेना होता है। Why is infantry called the queen of battle? कॉम्बैट आर्म्स में सबसे महत्वपूर्ण ब्रांच है इन्फेंट्री। इन्फेंट्री को अक्सर क्वीन ऑफ बैटल कहा जाता है। इसका कारण बहुत सरल है। वॉर का फाइनल ऑब्जेक्टिव तभी हासिल होता है जब सोल्जर्स फिजिकल रूप से एनिमी की पोजीशन कैप्चर करते हैं और उस एरिया पर कंट्रोल स्थापित करते हैं। ये काम टैंक्स या एयरक्राफ्ट अकेले नहीं कर सकते। आखिर में जमीन पर जाकर नेशनल फ्लैग इन्फेंट्री ही लगाती है। इसीलिए इन्फेंट्री को आर्मी की बैकबोन भी कहा जाता है। हर इन्फेंट्री रेजिमेंट के अंदर कई बटालियंस होती हैं और हर बटालियन ऑपरेशनल एरियाज में इंडिपेंडेंटली डिप्लॉय की जा सकती है। कंक्लूजन: आज हमने इंडियन आर्मी की ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की को कमांड से लेकर प्लेटून तक विस्तार से समझा। हमने ये भी जाना कि हर लेवल की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और कैसे एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड चेन ऑफ कमांड इंडियन आर्मी को एफिशिएंट और प्रोफेशनल बनाती है। साथ ही हमने कॉम्बैट आर्म्स और इन्फेंट्री के रोल को भी समझा। अगले एपिसोड में हम इंडियन आर्मी के कॉम्बैट आर्म्स और इन्फेंट्री रेजिमेंटल सिस्टम को और भी विस्तार से समझेंगे। हम जानेंगे कि रेजिमेंट क्या होती है, बटालियन से उसका क्या रिलेशन है और राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, गोरखा राइफल्स, जेट रेजिमेंट जैसी फेमस रेजिमेंट्स का हिस्ट्री और रोल क्या है। जय हिंद।